नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्राइम गाथा चैनल पर। आज के वीडियो में दो सच्ची घटनाएं हैं। कहानियों का सिलसिला चालू करें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये बात 2015 की है। उज्जैन की विवेकानंद कॉलोनी में आर के मीणा रहते थे। उनका एक ही बेटा था, मनीष मीणा। मनीष उज्जैन के टावर चौराहे के पास वाली गली में श्रीजी फाइनेंस कंपनी चलाता था। उसकी पत्नी मीनाक्षी बेगमगंज इलाके में बने अरुणोदय सर्वेश्वरी कल्याण समिति नाम के एनजीओ में नौकरी करती थी। दोनों पति पत्नी रोज सुबह एक साथ स्कूटी पर घर से निकलते थे। मनीष को टावर चौराहे पर उसके ऑफिस पर छोड़कर मीनाक्षी अपने ऑफिस चली जाती थी। रोज का यही उनका रूटीन था। 18 अगस्त को भी दोनों पति पत्नी रोज की तरह स्कूटी पर निकले। कुछ दूर जाकर मीनाक्षी ने सड़क किनारे स्कूटी रोकी और मनीष को ऑफिस जाने के लिए उतार दिया। इसके बाद उसने मोबाइल पर किसी नंबर पर कॉल किया। 2-3 सेकंड बात की और फिर तेजी से स्कूटी लेकर अपने ऑफिस की ओर निकल गई। इधर मनीष रोज की तरह ऑफिस जाने से पहले पास की एक चाय की दुकान पर चाय पीने रुका। चाय पीने के बाद वो पेट्रोल पंप के पास वाली गली में मुड़ा। उसका ऑफिस उसी गली में था। सुबह के करीब 10 बजे का समय था। लेकिन ऑफिस पहुंचने से पहले ही किसी ने मनीष पर गोली चला दी। गली के दुकानदार मनीष को अच्छे से जानते थे। जैसे ही गोली चलने की खबर फैली, लोग इकट्ठा हो गए। किसी ने तुरंत थाना माधवनगर पुलिस को फोन कर घटना की जानकारी दे दी। गोली चलने की खबर मिलते ही थाना प्रभारी एमएस परमार तुरंत घटना स्थल पर पहुंच गए। जांच में पता चला कि मनीष मीणा के सिर में नजदीक से एक गोली मारी गई थी। परमार ने तुरंत गंभीर हालत में मनीष को सिविल अस्पताल भेजा और घटना की सूचना एसपी MIS वर्मा, एएसपी अमरेंद्र सिंह और सीएसपी विजय डाबर को दे दी। थाना प्रभारी ने किसी तरह मनीष की पत्नी और घर वालों के मोबाइल नंबर ढूंढ निकाले और उन्हें भी फोन करके अस्पताल बुला लिया। वही लोगों ने पुलिस को बताया कि गोली चलने की आवाज सुनकर जब वे दुकानों से बाहर आए तो उन्होंने एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 युवकों को भागते हुए देखा था। मौके से पुलिस को कारतूस का एक खाली खोखा भी मिला, जो शायद हमलावरों की गोली का ही था। पुलिस की सूचना मिलते ही कुछ देर बाद मनीष की पत्नी मीनाक्षी अस्पताल पहुंच गई। गंभीर हालत में खून से लथपथ पति को देखकर वो जोर जोर से रोने लगी और फिर रोते रोते बेहोश होकर गिर पड़ी। उसी समय मनीष के माता पिता भी अस्पताल पहुंच गए। मनीष की हालत इतनी नाजुक थी कि पुलिस उसका बयान दर्ज नहीं कर सकी। डॉक्टरों की टीम उसे बचाने के लिए आईसीयू में लगातार उपचार कर रही थी। इधर पुलिस ने हत्या की कोशिश का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। उस गली में कुछ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। पुलिस ने जब फुटेज देखी तो उसमें 2 लड़के मोटरसाइकिल पर भागते हुए दिखाई दिए। लेकिन तस्वीर इतनी धुंधली थी कि ना तो उनके चेहरे पहचाने जा सके और ना ही मोटरसाइकिल का नंबर पढ़ा जा सका। पुलिस को यह अंदाजा हो गया कि हमलावर बहुत शातिर थे। उधर मनीष की बेहोशी टूट नहीं रही थी और पुलिस को जांच में कोई ठोस सुराग भी नहीं मिल रहा था। मनीष फाइनेंस एजेंसी के अलावा विवादित प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त का काम भी करता था। इसी वजह से पुलिस को शक हुआ कि शायद इस हमले के पीछे किसी प्रॉपर्टी विवाद का हाथ हो सकता है। इस बिंदु को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने यह पता लगाना शुरू किया कि मनीष किन किन लोगों से ज्यादा मेलजोल रखता था और हाल ही में उसने कौन कौन सी विवादित प्रॉपर्टी का सौदा किया था। एसपी MS वर्मा ने साइबर सेल प्रभारी इंस्पेक्टर दीपिका शिंद को मनीष और उससे जुड़े लोगों के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स खंगालने की जिम्मेदारी दी। दीपिका शिंद अपने आरक्षक राहुल कुशवाहा के साथ इस काम में लग गई। उन्होंने सबसे पहले मनीष और उसकी पत्नी मीनाक्षी दोनों के मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल्स निकालकर उनकी गहराई से स्कैनिंग शुरू की। जांच में खुलासा हुआ कि मनीष को टावर चौराहे पर छोड़ने के बाद मीनाक्षी ने जिस नंबर पर फोन किया था, उसी नंबर से घटना के थोड़ी देर बाद मीनाक्षी को भी कॉल आया था। इंस्पेक्टर दीपिका शिंद ने इन कॉल्स के समय का मिलान मीनाक्षी के अस्पताल पहुंचने के समय से किया।
तब ये हैरान करने वाली बात सामने आई कि पति को गोली लगने की खबर मिलने पर मीनाक्षी बहुत कम समय में ही अस्पताल पहुंच गई थी। इसके बाद इंस्पेक्टर शिंद ने उस एनजीओ के संचालक से पूछताछ की जहां मीनाक्षी नौकरी करती थी। वहां से पता चला कि घटना वाले दिन मीनाक्षी सुबह 10:35 पर ऑफिस पहुंची थी, लेकिन केवल 5 मिनट रुकी और फिर तुरंत वापस चली गई थी। उधर पुलिस एक एक कड़ी जोड़कर इस केस की गुत्थी सुलझाने में लगी थी। घटना को 3 दिन बीत चुके थे। इसी बीच मीनाक्षी कुछ लोगों को साथ लेकर आईजी ऑफिस पहुंच गई और पुलिस पर दबाव बनाने की कोशिश करने लगी। पति के हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मीनाक्षी ने आईजी ऑफिस का घेराव करने की कोशिश की। पुलिस अधिकारियों ने किसी तरह उसे समझाया, लेकिन उसके इस तरह के हंगामे से पुलिस का शक और गहरा गया। इसी कारण आरक्षक राहुल कुशवाहा ने मीनाक्षी के फोन को सर्विलांस पर डाल दिया और उसकी हर बातचीत और मूवमेंट पर नजर रखने लगे। कुशवाहा सारी जानकारी इंस्पेक्टर दीपिका शिंद तक पहुंचा रहे थे। धीरे धीरे साफ होने लगा कि जब मनीष अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा था, तब भी मीनाक्षी उसी मोबाइल नंबर पर लंबी लंबी बातें कर रही थी, जिस नंबर पर उसने घटना वाले दिन कॉल किया था। यह मोबाइल नंबर हनीफ नाम के शख्स का था। घटना के बाद पूरे 2 दिन तक मीनाक्षी अस्पताल नहीं आई। इस दौरान मनीष की देखभाल उसके माता पिता ही कर रहे थे। पुलिस ने जब उनसे मीनाक्षी के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि मीनाक्षी घर पर रहकर 48 घंटे की अखंड पूजा कर रही है। उसका कहना था कि पूजा पूरी होने के बाद वो महाकाल से प्रार्थना करेगी और पति को मौत के मुंह से वापस ले आएगी। लेकिन घटना के 5वें दिन मनीष जिंदगी की जंग हार गया। उसकी मौत के बाद पुलिस ने केस में हत्या की धारा जोड़ दी और जांच को आगे बढ़ाया। पुलिस को यह बात हजम नहीं हो रही थी कि एक तरफ मीनाक्षी घर पर पूजा में व्यस्त थी और अस्पताल में पति को उसके हाल पर छोड़ रखा था, वहीं दूसरी तरफ उसके मोबाइल से किसी के साथ लगातार लंबी लंबी बातें हो रही थी। इंस्पेक्टर दीपिका शिंदे ने यह शख्स सीधे एसपी वर्मा के सामने रखा। एसपी ने भी शिंदे की बात को गंभीरता से लिया और मीनाक्षी से कड़ी पूछताछ करने के आदेश दे दिए। एसपी के निर्देश पर पुलिस टीम मीनाक्षी के घर पहुंची। मनीष के पिता ने उसका कड़ा विरोध किया और कहा कि बहू को थाने ना ले जाया जाए, लेकिन पुलिस ने उनकी एक ना सुनी और मीनाक्षी को सीधे साइबर सेल ले आई। जैसे ही मीनाक्षी वहां पहुंची, आरक्षक राहुल ने उसे देखते ही पहचान लिया। दरअसल इसी साल अप्रैल महीने में राहुल ने उसे अंबनगर कॉलोनी के एक सूने मकान में उसके प्रेमी हनीफ के साथ रंगरलियां मनाते हुए पकड़ा था। उस वक्त मीनाक्षी के पति मनीष को भी साइबर सेल बुलाया गया था। जिस युवक के साथ वो पकड़ी गई थी, वही हनीफ था जो मीनाक्षी के साथ उसी एनजीओ में काम करता था। कॉल डिटेल से ये साफ हो गया कि घटना के पहले और बाद में मीनाक्षी की लंबी लंबी बातें इसी हनीफ से हो रही थी। ये जानकारी मिलते ही पुलिस की एक टीम हनीफ की तलाश में उसके एनजीओ ऑफिस पहुंची। पुलिस को अचानक देखकर हनीफ घबरा गया। उसने फौरन अपने मोबाइल का सिम और मेमोरी कार्ड निकालकर मुंह में छिपाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की नजर उस पर पड़ गई। पुलिस ने तुरंत उसे पकड़ लिया और उसके मुंह से सिम और डाटा कार्ड निकालवा कर बरामद कर लिया। जांच में यह भी सामने आया कि घटना वाले दिन एनजीओ के हाजिरी रजिस्टर में हनीफ के ऑफिस आने का समय 11 लिखा हुआ था। बाद में उस समय को काटकर 10 कर दिया गया था, जबकि मनीष को गोली करीबदार पर ही मारी गई थी। इससे पुलिस को यकीन हो गया कि उस समय हनीफ ऑफिस में नहीं था, बल्कि उसने अपनी मौजूदगी दिखाने के लिए रजिस्टर में रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ की थी। पुलिस हनीफ को हिरासत में लेकर साइबर सेल लाई और वहां मीनाक्षी से आमने सामने पूछताछ शुरू हुई। दोनों ने ये तो मान लिया कि उनके बीच प्रेम संबंध है, लेकिन मनीष की हत्या में शामिल होने से सख्ती से इनकार करते रहे। हालांकि कॉल डिटेल्स ने सच्चाई खोल दी। पुलिस को साफ पता चल गया कि जिस वक्त मनीष को गोली मारी गई थी,
उसी समय हनीफ का मोबाइल टावर चौराहे के आसपास लोकेट हो रहा था, जबकि हनीफ दावा कर रहा था कि वो अपने ऑफिस में मौजूद था। पुलिस ने जब दोनों से और सख्ती से पूछताछ की तो आखिरकार उनका झूठ टूट गया। उन्होंने मनीष की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया और पूरी कहानी सिलसिलेवार बता दी। असल में विवेकानंद कॉलोनी निवासी आर के मीणा के इकलौते बेटे मनीष की करीब 5 साल पहले मीनाक्षी से मुलाकात हुई थी। उस समय मनीष खुद एक एनजीओ चलाता था और मीनाक्षी वही काम करती थी। मीनाक्षी तराना की रहने वाली थी। रोज रोज तराना से उज्जैन आना जाना उसके लिए मुश्किल था, इसलिए उसने उज्जैन में ही किराए पर एक मकान ले लिया और अकेली रहने लगी। ये बात मनीष जानता था। मनीष उसका बॉस था, इसलिए उसने मीनाक्षी के अकेलेपन का फायदा उठाकर उससे नजदीकियां बढ़ानी शुरू कर दी। मनीष की कोशिशें रंग लाई और मीनाक्षी भी उसके करीब आ गई। दरअसल मीनाक्षी जानती थी कि मनीष अपने अमीर माता पिता का इकलौता बेटा है। उसे लगा कि अगर वो मनीष से मोहब्बत करती है तो उसे बड़ा फायदा हो सकता है। यही सोचकर उसने पूरी तरह से मनीष के आगे खुद को समर्पित कर दिया। कुछ ही मुलाकातों में दोनों के बीच की दूरियां खत्म हो गई और मीनाक्षी धीरे धीरे मनीष के दिल और दिमाग पर पूरी तरह छा गई। मनीष के माता पिता अपने बेटे के लिए किसी शरीफ परिवार की बहू चाहते थे, लेकिन जब उन्हें मनीष ने खुद बताया कि वो अपने ऑफिस में काम करने वाली मीनाक्षी को पसंद करता है, तो बेटे की खुशी देखकर उन्होंने अपनी रजामंदी दे दी। इसी तरह करीब 2 साल पहले मीनाक्षी अपने बॉस की पत्नी बनकर मनीष के घर आ गई। मनीष और मीनाक्षी का प्रेम विवाह था। सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। शादी के कुछ समय बाद मनीष ने अपना एनजीओ बंद कर दिया और टावर चौराहे के पास श्रीजी फाइनेंस कंपनी खोल ली। इस कंपनी के जरिए वो न केवल लोगों को बैंकों से लोन दिलवाता था, बल्कि विवादित प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त का काम भी करने लगा। मीनाक्षी चाहती तो अपने पति की कंपनी में सहयोग कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा ना करके बेगमगंज इलाके में स्थित अरुणोदय सर्वेश्वरी कल्याण समिति नाम के एनजीओ में नौकरी करना बेहतर समझा। मनीष ने मीनाक्षी के इस फैसले का विरोध नहीं किया। दरअसल वो खुद अपनी फाइनेंस कंपनी में कई गड़बड़ियों में शामिल था। कभी ग्राहकों से धोखाधड़ी तो कभी विवादित प्रॉपर्टी के सौदों में गहरी दिलचस्पी। इसलिए वो चाहता था कि मीनाक्षी उसकी कंपनी से बिल्कुल दूर रहे। मनीष की योजना थी कि वो मीनाक्षी के नाम से एक नया एनजीओ खुलवाए और उसी के जरिए लाखों कमाए। लेकिन पति से अलग रहकर नौकरी करने वाली मीनाक्षी की जिंदगी अचानक दूसरी दिशा में मुड़ गई। बेगमगंज के कामकाज के दौरान उसकी मुलाकात खंदार मोहल्ले में रहने वाले हनीफ से हुई। हनीफ भी एक और एनजीओ से जुड़ा था। पहली ही मुलाकात के बाद दोनों ने व्हाट्सएप पर बातें शुरू कर दी। धीरे धीरे बातचीत लंबी होती गई और उनका रिश्ता गहराई तक उतर गया। अब वे दिन भर संपर्क में रहते और अक्सर मिलते भी थे। मीनाक्षी बचपन से ही महत्वाकांक्षी और दिखावटी स्वभाव की थी। अपने बारे में बढ़ा चढ़ाकर बातें करना उसकी आदत थी। उसने हनीफ से भी यही कहा कि मनीष करोड़पति है और उसकी ज्यादातर प्रॉपर्टी उसी के नाम पर दर्ज है। हकीकत यह थी कि हनीफ पहले भी कई लड़कियों को रंगीन सपने दिखाकर उनका शोषण कर चुका था। मीनाक्षी की बातें सुनकर उसके मन में भी लालच जाग उठा। उसे लगा कि अगर ये लड़की उसके करीब आ गई तो वो आसानी से करोड़पति बन सकता है। यही सोचकर हनीफ ने मीनाक्षी से और नजदीकियां बढ़ानी शुरू कर दी। 2 साल पहले मनीष से मोहब्बत की कस्में खाकर प्रेम विवाह करने वाली मीनाक्षी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। हनीफ जब उसके करीब आया तो उसने भी उसके कदमों को रोकने की कोशिश नहीं की। जल्द ही दोनों के बीच जिस्मानी रिश्ते बन गए। इसके बाद मीनाक्षी को मनीष में सिर्फ कमियां ही नजर आने लगी। वो कंजूस है, जिद्दी है, मुझे समझता नहीं, और हनीफ में उसे हजारों खूबियां दिखने लगी। लेकिन दिक्कत यह थी कि हनीफ दूसरे एनजीओ में काम करता था, जिससे दोनों का बार बार मिलना आसान नहीं था। इस समस्या को हल करने के लिए मीनाक्षी ने चाल चली।
उसने हनीफ को अपने ही एनजीओ में नौकरी दिला दी। अब तो दोनों का मिलना आसान हो गया। ऑफिस का बहाना बनाकर वे अक्सर बाहर निकल जाते और हनीफ मीनाक्षी को अपने दोस्त के कमरे में ले जाता। वही दोनों अपनी हसरतें पूरी करते और फिर मासूम चेहरे बनाकर ऑफिस लौट आते। धीरे धीरे मीनाक्षी मनीष से दूर होती गई और हनीफ की बाहों में सुकून तलाशने लगी। लेकिन गुनाह का रास्ता कितना भी छुपा हो, देरसवेर राज खुल ही जाता है। हनीफ अक्सर मीनाक्षी को लेकर अंबरगढ़ स्थित अपने दोस्त के कमरे पर जाता था। शुरुआत में तो ये सिलसिला छुपा रहा, मगर रोज रोज की मुलाकातें आखिरकार मोहल्ले वालों की निगाहों से बच नहीं सकी। अप्रैल 2015 की एक दोपहर जब मीनाक्षी और हनीफ उसी कमरे पर पहुंचे तो मोहल्ले वालों ने उन्हें पकड़ लिया और तुरंत पुलिस को खबर कर दी। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच गई। माहौल गर्म हो गया, भीड़ जुट गई और हंगामा खड़ा हो गया। इस बीच खबर पाकर मनीष भी वहां पहुंच गया। सामने खड़ी अपनी पत्नी को देखकर उसका कलेजा फटने लगा। लेकिन मीनाक्षी ने बड़ी सफाई से कहा, मैं तो बस अपने दोस्त के घर खाना खाने आई थी। हालांकि सबको हकीकत का अंदाजा था। पुलिस ने उस दिन मामला तूल पकड़ता देख सिर्फ चेतावनी देकर दोनों को छोड़ दिया। लेकिन इस घटना ने पूरे मोहल्ले में मीनाक्षी की इज्जत मिट्टी में मिला दी थी। मीनाक्षी ने मनीष को लाख सफाई दी, पर मनीष को यकीन हो गया कि मीनाक्षी जैसी लड़की सिर्फ खाना खाने के लिए उस गंदे माहौल में नहीं जा सकती। जो औरत अंडे को हाथ तक नहीं लगाती थी, वो हनीफ का मन रखने के लिए मांसाहार कैसे कर सकती है? घर लौटकर मनीष का गुस्सा फूट पड़ा। उसने मीनाक्षी की बेरमी से पिटाई की और साफ चेतावनी दी कि उसके 2 दोस्त जेल में बंद हैं, जिनके बाहर आते ही वो हनीफ को जिंदा नहीं छोड़ेगा। मीनाक्षी अपने पति की आदतों और उसकी पहुंच को जानती थी। उसे विश्वास था कि मनीष अपनी धमकी को सच कर देगा। इसी डर से उसने हनीफ से मुलाकात की और पूरी बात बता दी कि मनीष उसकी हत्या करवा सकता है। ये सुनकर हनीफ घबरा गया। उसे लगा कि अगर उसने पहले कदम नहीं उठाया तो मनीष वाकई उसका खेल खत्म कर देगा। इसलिए उसने मन ही मन तय कर लिया कि मनीष को रास्ते से हटाना ही एकमात्र उपाय है। हनीफ ने मीनाक्षी को अपनी योजना समझाई और मीनाक्षी राजी हो गई। वो जानती थी कि अगर मनीष की नजरों में वो गिर गई तो अब वो घर में अपनी पुरानी हैसियत कभी वापस नहीं पा सकेगी। हनीफ ने मीनाक्षी को सलाह दी कि वो मनीष के साथ गहरे प्यार का नाटक करे और उसका मकान और जायदाद सब अपने नाम करवा ले, ताकि मनीष की हत्या के बाद उसके माता पिता को घर से निकालकर दोनों आपस में निकाह कर सकें और आराम से रह सकें। मीनाक्षी को भी ये बात मंजूर हो गई। इसलिए घटना से कुछ दिन पहले जब मनीष ने 35 लाख की एक जमीन खरीदी तो मीनाक्षी ने जिद करके उसकी रजिस्ट्री अपने नाम करवा ली। इसके बाद हनीफ और मीनाक्षी ने मिलकर मनीष की हत्या की फूल प्रूफ योजना तैयार की। हनीफ ने मनीष की हत्या की तैयारी में करीब 2 महीने तक उसके ऑफिस और गली के आसपास रेकी की। उन्होंने तय किया कि गोली उसी गली में मारी जाएगी। दोनों जानते थे कि हत्या के बाद मीनाक्षी की कॉल डिटेल्स पुलिस द्वारा निकाली जाएंगी। इसलिए उन्होंने पुलिस द्वारा पूछे जाने वाले सभी संभावित सवालों के जवाब पहले से तैयार कर लिए थे। हनीफ ने अपनी मौसी के लड़के रिजवान को भी साथ देने के लिए तैयार किया। दोनों ने कई बार मनीष की गली से मोटरसाइकिल लेकर तेजी से निकलने की प्रैक्टिस की। तैयारी पूरी होने के बाद 18 अगस्त 2015 को हनीफ ने मनीष की हत्या कर दी। इतनी फूल प्रूफ योजना के बावजूद हनीफ और मीनाक्षी पुलिस के शिकंजे से बच नहीं पाए। पुलिस ने दोनों और उनके सहयोगी से पूछताछ की और सबूतों के आधार पर उन्हें कोर्ट में पेश किया। 14 नवंबर 2019 को उज्जैन न्यायालय ने मीनाक्षी और उसके प्रेमी हनीफ और एक अन्य साथी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मीनाक्षी और हनीफ ने संपत्ति और निजी स्वार्थ के लिए हत्या तक की साजिश रची। ये दिखाता है कि लालच इंसान को अपराध की ओर धकेल सकता है। दोनों ने मनीष को धोखा दिया,
लेकिन आखिरकार पुलिस की जांच ने उनका राज उजागर कर दिया। विवाह और संबंधों में ईमानदारी जरूरी है। आज की दूसरी कहानी दिल्ली से है। 38 वर्षीय अनूप दिल्ली के शास्त्री नगर में रहता था। वो जीटी करनाल रोड इंडस्ट्रियल एरिया स्थित एक प्रिंटिंग प्रेस में कंप्यूटर ग्राफिक्स डिजाइनर था। अनूप को कुछ रिश्तेदारों को आगरा घुमाना था। तय हुआ कि 12 दिसंबर 2015 को शाम की ट्रेन से रिश्तेदार आगरा पहुंचे। अनूप उनको आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर रिसीव करेगा, फिर अनूप उनको आगरा घुमाएगा। अनूप का साला तपन मोदक बिजली का ठेकेदार था। जीजा साले की तकरीबन हर रोज बात होती थी। अनूप ने 12 दिसंबर के अपने प्रोग्राम के बारे में तपन को बताया तो तपन ने अनूप से कहा कि 12 दिसंबर को वो आगरा में ही होगा। वो आगरा पहुंचकर फोन कर ले, उसके रिश्तेदारों को वो भी इंटरटेन कर देगा। 12 दिसंबर को शाम 4 बजे आगरा पहुंचने पर अनूप ने तपन को फोन किया तो उसका फोन स्विच ऑफ था। 13 दिसंबर को भी फोन बंद मिला। जब 14 दिसंबर को भी तपन का फोन बंद मिला तो अनूप को चिंता हुई तो उसने उमेश को फोन किया। उमेश तपन का सहयोगी था और तपन के साथ ही दिल्ली में शकूरपुर में रहता है। उमेश ने बताया कि 12 दिसंबर को तपन किसी जरूरी काम से शिलांग गए हैं। अनूप को ये बात हजम नहीं हुई। तपन उसका साला था, उसकी और उसके परिवार की कोई बात अनूप से छुपी नहीं होती थी। उसे बताए बिना तपन दिल्ली से कहीं जाता नहीं था। अनूप समझ नहीं पाया कि तपन को ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया कि उसे बताए बिना वो शिलांग चला गया, वह भी उस सूरत में जब 12 दिसंबर को उसे आगरा में होना था और वही उससे मिलने का कार्यक्रम तय किया हुआ था। तपन 12 और 13 दिसंबर को लापता था। अब 14 दिसंबर को उमेश बता रहा था कि वो शिलांग चला गया। शिलांग फोन करके अनूप ने तपन के बारे में पता किया तो वो वहां नहीं पहुंचा था, ना उसका शिलांग आने का कोई प्रोग्राम था। तपन के लापता होने से परिजन भी परेशान हो गए। दिन बीतते रहे, तपन की गुमशुदगी रहस्य बनी रही। ना वो दिल्ली में प्रकट हुआ, ना शिलांग पहुंचा। अनूप और उमेश का एक कॉमन फ्रेंड था, मुकेश, जो सावन पार्क में रहता था। मुकेश का बड़ा भाई डीटीसी में ड्राइवर था। 18 दिसंबर को उसने अनूप को फोन करके बताया, तुम्हारे साले तपन का साथी उमेश मेरे पास आया था। वो तपन का एटीएम कार्ड भी लाया था। उमेश चाहता था कि उस कार्ड से पैसे निकालने में मैं उसकी मदद करूं। मैं उमेश के साथ करीबी एटीएम गया भी, मगर उसे कार्ड का कोड पता नहीं था, इसलिए पैसा नहीं निकाला जा सका। मुकेश के भाई से बात करने के बाद अनूप के मस्तिष्क में प्रश्नों के अंधड़ चलने लगे। उमेश के पास तपन का एटीएम कार्ड कैसे आया? यदि तपन ने उसे कार्ड दिया होता तो निश्चित रूप से 4 अंकों का उसका गुप्त कोड भी बताया होता ही। ऐसा तो नहीं कि तपन के साथ कोई अनहोनी हो गई हो और उस अनहोनी में उमेश संलिप्त हो। 40 वर्षीय तपन मूलतः शिलांग का निवासी था। उसके पिता जितेंद्र नाथ मोदक शिलांग में मिठाई का व्यवसाय करते थे। तपन अपने माता पिता के 3 पुत्रों तथा एक पुत्री में से दूसरे नंबर की संतान था। उसकी छोटी और इकलौती बहन का विवाह अनूप से हुआ था। तपन ने मेघालय स्थित आईटीआई से इलेक्ट्रिशियन का डिप्लोमा किया था। उसके बाद इसी काम को उसने अपना पेशा बना लिया। जल्दी ही उसे मेघालय रेडियो में नौकरी मिल गई। 4 साल उसने ये नौकरी की, फिर इस्तीफा देकर मुंबई चला गया। वहां किसी कंपनी में 2 साल इलेक्ट्रिशियन की नौकरी की, फिर वो नौकरी छोड़कर 1997 से 98 में दिल्ली आ गया। दिल्ली में तपन ने छोटी मोटी कुछ नौकरियां की। उसके बाद जीटी करनाल रोड इंडस्ट्रियल एरिया स्थित वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में नियुक्त हो गया। यहीं पर उसकी मुलाकात उमेश से हुई, जो वहां 10,000 रुपए मासिक वेतन पर चपरासी की नौकरी करता था। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की नौकरी करते हुए तपन ने महसूस किया कि दिल्ली में तरक्की करने के बहुत सारे रास्ते हैं। कुछ हजार रुपए की नौकरी करने के बजाय यदि वो स्वयं अपना काम करे तो लाखों में खेल सकता है। आज वो स्वयं नौकर है, कल को खुद दूसरों को नौकर रख सकता है। तपन इसलिए भी जोखिम उठाने की अवस्था में था क्योंकि उस पर कोई जिम्मेदारी नहीं थी। शादी उसने की नहीं थी। एक बड़ा भाई था जो अपने बीवी बच्चों के साथ शिलांग में ही अलग रहता था। पिता के मकान में विधवा मां तथा तपन का सबसे छोटा भाई रहता था। छोटा भाई भी रोजगार से लगा हुआ था। इस पार या उस पार सोचकर तपन ने नौकरी छोड़ दी और बिजली फिटिंग के ठेके लेने लगा। तपन कुशल इलेक्ट्रिशियन था, इसलिए उसका काम चल निकला।
40 से 45 आदमी उसके अंडर में काम करने लगे। तपन का काम चला तो उमेश भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की नौकरी छोड़कर उसके साथ काम करने आ गया। तपन ने उसे वहां से 15,000 रुपए अधिक देता था, यानी कि तपन के पास उमेश का वेतन हो गया 25,000 रुपए। इसके साथ तपन ने उमेश को अपने साथ ही रहने की सुविधा भी दे दी। दोनों शकूरपुर के मकान नंबर B222 में रहते थे। उमेश तपन का खाना बनाने के साथ उसके मैले कपड़े भी धोता था। इन कामों से फारिग होने के बाद साइट पर जाकर सुपरवाइजर की हैसियत से काम देखता था। तपन जीजा अनूप से कोई निजी बात नहीं छुपाता था। तपन ने अनूप को बताया था कि उमेश ने जब अपनी बहन की शादी की तो उससे 50,000 रुपए उधार लिए थे। ये रकम उमेश को अपने वेतन में से प्रतिमाह थोड़े थोड़े देकर चुकानी थी। कालांतर में उमेश के पिता चंद्रपाल का देहांत हुआ तो उसकी अंत्येष्टि और क्रियाकर्म का सारा खर्च तपन ने उठाया था। इस खर्च को उसने उमेश के हिसाब में नहीं जोड़ा था। पिछले साल उमेश ने अपनी शादी की थी, तब भी उसने कर्ज के तौर पर तपन से 80,000 रुपए लिए थे। शादी के बाद उमेश पत्नी इंदिरा को दिल्ली ले आया था। पत्नी सहित वो तपन के किराए के मकान में रहता था। उन दोनों का खाना खर्चा तपन ही वहन करता था। अनूप को उमेश पर संदेह तो हो रहा था, परंतु वो विश्वास नहीं कर पा रहा था कि जो शख्स उस पर इस कदर मेहरबान हो, उसका उमेश कुछ अहित कर सकता है। बहुत सोचने के बावजूद अनूप ने अगले दिन अर्थात 19 दिसंबर को शकूरपुर स्थित तपन के किराए के घर में जाकर उसकी बाबत पता लगाने का निश्चय किया। 19 दिसंबर को अनूप शकूरपुर पहुंच गया। वह 4 मंजिला इमारत थी, जिसकी तीसरी मंजिल तपन ने किराए पर ली हुई थी। मकान में टॉयलेट, बाथरूम, किचन, एक कमरा और एक हॉल था, जिसमें टाट से पार्टीशन करके उसे 2 कमरों में बदल दिया गया था। इसी मकान में तपन, उमेश और इंदिरा रहते थे। आशा के विपरीत अनूप को दरवाजे पर ताला लगा मिला। उसने मकान मालकिन से बात की तो उसका जवाब चौंका देने वाला था। तपन दिल्ली छोड़कर गांव चला गया और उमेश ने मकान खाली कर दिया है। अपना बहुत सारा सामान भी ले गया। थोड़ा सा सामान बाकी है। उमेश कह रहा था कि 2-4 दिन में वो सामान भी ले जाएगा। अनूप के दिमाग का फ्यूज उड़ गया। तपन यूं बिना बताए दिल्ली छोड़कर कैसे जा सकता है? दिल्ली के मॉडल टाउन, 3 मूर्ति भवन और सेक्टर 62 नोएडा में उसकी 3 बड़ी साइट चल रही है। लाखों का ठेका है। अपने काम और भविष्य के प्रति तपन लापरवाह भी नहीं है। वो ऐसे कैसे दिल्ली छोड़कर जा सकता है? और उमेश की बात तो मकान उसने किस हैसियत से खाली किया और सामान कहां ले गया? अनूप को उक्त सवालों के जवाब चाहिए थे, जो उसे ढूंढने से नहीं मिल रहे थे। अनूप ने अपने स्तर से तपन की तलाश आरंभ की, मगर कहीं से उसे सफलता की किरण चमकती नजर नहीं आ रही थी। आता उसी दिन यानी 19 दिसंबर को अनूप ने थाना सुभाष प्रेस पहुंचकर तपन की गुमशुदगी दर्ज करा दी। तपन की तलाश में पुलिस को सुविधा रहे, इसलिए अनूप ने उसका फोटो भी दे दिया। रूटीन प्रोसेस के तहत गुमशुदगी के इस केस को डीसीपी ऑफिस ने क्राइम ब्रांच और स्पेशल स्टाफ से साझा किया। गुमशुदगी का विवरण क्राइम ब्रांच के प्रशांत विहार स्थित कार्यालय पहुंचा तो अतिरिक्त पुलिस आयुक्त आलोक कुमार को इस केस में कोई गहरी साजिश नजर आई। उन्होंने इंस्पेक्टर अशोक कुमार को ये मामला देखने को कहा। इंस्पेक्टर अशोक कुमार ने केस को गंभीरता से लिया। उनका भी अनुभव कह रहा था कि ये गुमशुदगी का साधारण मामला नहीं, बल्कि किसी गहरी साजिश का परिणाम है। अतः उन्होंने एक टीम गठित करके केस की पड़ताल में लगा दिया। इसके साथ ही अनूप को सूचित कर दिया कि केस की जांच अब क्राइम ब्रांच के हाथ में है। अनूप आश्वस्त हुआ कि अब जल्द ही तपन को खोज लिया जाएगा। 21 दिसंबर को अनूप के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। अनूप ने कॉल रिसीव की तो मालूम हुआ कि उमेश बोल रहा था। उसने बताया, जीजा 18 दिसंबर को बाइक से मेरा एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें मेरा फोन भी टूट गया। घायल होने की वजह से मैं आपके पास नहीं आ सका था। मेरा ख्याल है कि अब तक आप तपन का केस पुलिस के पास ले गए होंगे। अनूप ने जैसे ही हाँ कहा, उमेश ने फोन काट दिया। अनूप ने कॉल बैक की, तब तक फोन बंद हो चुका था। अनूप ने उक्त सूचना क्राइम ब्रांच को दे दी। उसी दिन लखविंदर सिंह ने उमेश का वो सेल नंबर जिससे उमेश ने अनूप को कॉल की थी, सर्विलांस पर लगवा दिए और उनकी कॉल डिटेल निकलवाने की प्रक्रिया आरंभ कर दी। इसके साथ ही लखविंदर सिंह ने उमेश की तलाश के लिए मुखबिर लगा दिए।
24 दिसंबर को मुखबिर ने लखविंदर को सूचना दी कि मकान में बाकी छोड़ा हुआ सामान लेने उमेश आने वाला है। क्राइम ब्रांच की टीम अविल शकूर पहुंचे और मुखबिर की निशानदेही पर उमेश को हिरासत में ले लिया। तलाशी लेने पर उमेश की जेब से एसबीआई द्वारा जारी तपन का एटीएम कार्ड बरामद हुआ। उमेश को क्राइम ब्रांच के प्रशांत विहार स्थित कार्यालय लाकर पूछताछ की गई तो वो पुरानी बात दोहराता रहा। तपन भैया 12 दिसंबर को शिलांग जाने की बात कह कर गए हैं। शिलांग न जाकर वो कहाँ गए मैं नहीं जानता। लखविंदर सिंह ने दूसरा सवाल किया। शकूरपुर में मकान तपन ने लिया था, तुमने किस हैसियत से वो खाली किया और सामान कहाँ ले गए? सर, मकान मालिक किराया मांग रहे थे और उसे देने को पैसा मेरे पास नहीं था, इसलिए मैंने मकान खाली कर दिया। उमेश ने बताया, रोहिणी में मैंने एक सस्ता मकान किराए पर लिया है और सामान वही शिफ्ट कर दिया है। लखविंदर सिंह समझ रहे थे कि उमेश कोरा झूठ बोल रहा है। इसके बावजूद उन्होंने उसे नहीं टोका। उनका अगला प्रश्न था, तपन का एटीएम कार्ड तुम्हारे पास कैसे आया? 12 तारीख को जब वो शिलांग गए थे तब मुझे दे गए थे, कह गए थे एटीएम से रुपए निकालकर लेबर को दिहाड़ी दे देना। मॉडल टाउन वाली साइट के काम का भी 80,000 रुपए बकाया था। तपन भैया मुझे वो रकम भी लेकर लेबर को बांटने के लिए कह गए थे। लखविंदर सिंह ने उमेश की आंखों में देखते हुए पूछा, तपन तुम्हें केवल एटीएम कार्ड दे गया था, उसका पिन कोड नहीं बताया था? बताया था सर, लेकिन मैं भूल गया। उमेश को झूठ पर झूठ बोलता देख लखविंदर की खोपड़ी घूम गई। इसके बाद उन्होंने अपने तरीके से पूछताछ की तो उमेश के सीने में दफन राज जाहिर होते देर नहीं लगी। तपन की हत्या का जो राज उजागर हुआ वो ये था कि मालिक ने नौकर पर किए एहसानों का बदला उसकी बीवी से लेना चाहा और नौकर की बीवी ने मालिक की बाहों की रानी बनने का ख्वाब देखा। 21 वर्षीय उमेश मथुरा की छाता तहसील के गांव दलहोजी का निवासी था। आर्थिक दशा ठीक नहीं थी, इसलिए इंटर पास करने के बाद नौकरी करने उमेश दिल्ली आ गया था। उन दिनों उसकी आयु 17 से 18 वर्ष थी। उमेश ने प्रयास किए तो एक परिचित के माध्यम से उसे जीटी कर्नल रोड इंडस्ट्रियल एरिया स्थित वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में चपरासी की नौकरी मिल गई। नौकरी के दौरान उमेश की भेंट तपन से हुई, जो उज्जवल भविष्य की रूपरेखा बनाने में व्यस्त था। तपन को उमेश में छोटे भाई की छवि नजर आती थी, इसलिए वो उसे बहुत मानता और चाहता था। परदेश में अपनों सा प्यार मिला तो उमेश भी तपन को बड़े भाई समान मानने लगा। कालांतर में तपन ने अपना अलग काम प्रारंभ कर लिया। काम चल निकला तो उमेश भी उसके साथ काम करने आ गया। तपन ने उमेश को सिर्फ काम ही नहीं दिया, बल्कि अपने घर में भी रख लिया। अपने और उमेश के खाने पीने का खर्च तपन ही उठाता था। सब कुछ बहुत ठीक ठाक चल रहा था। बात तब बिगड़ना शुरू हुई जब उमेश की शादी हुई और वो पत्नी इंदिरा को दिल्ली ले आया। इंदिरा सुंदर होने के साथ शोक और चुलबुली थी। उसकी यही खूबियां अविवाहित तपन में मन में हलचल मचाने लगी। मन बहका तो मौका निकालकर तपन ने इंदिरा से मौखिक छेड़छाड़ शुरू कर दी। उसकी सुख सुविधा और खाने पीने का वो विशेष ध्यान रखने लगा। पहले खाना पकाने से पूर्व उमेश तपन से पूछता था, भैया लंच और डिनर में क्या पकाऊं, नाश्ते में क्या लेना पसंद करेंगे? हालांकि वो पूछता अब भी था, मगर उससे पहले ही तपन इंदिरा से पूछ लेता कि आज उसका क्या खाने का मन है। आरंभिक दिनों में इंदिरा बताने में संकोच करती थी, लेकिन कुछ दिनों बाद बेहिचक बताने लगी। इंदिरा की जो खाने की इच्छा होती बता देती। तपन वही डिश उमेश को बताता। उमेश आवश्यक वस्तुएं बाजार से खरीद कर ले आता। कभी इंदिरा अकेले भोजन पकाती, कभी रसोई में उमेश भी उसकी मदद कर देता। इन सारी बातों का इंदिरा के मन पर खासा प्रभाव पड़ा। वो नौकर की बीवी थी, मगर रहती मालिक के घर में थी। घर में उसकी पसंद का भोजन पकता था, उसकी सारी फरमाइश भी पूरी की जाती थी। लिहाजा इंदिरा का मन बहकने लगा। वो सोचने लगी, काश पत्नी होती। इंदिरा की यही सोच तपन के प्रति रुझान का कारण बन गई। तपन ने इंदिरा का रुझान अपनी ओर पाया तो उसका भी मन डोलने लगा। इंदिरा रहती मेरे घर में है, मेरे पैसे से खाती फनती है, तो मेरे दूसरे काम करना भी तो उसका फर्ज बनता है। इंदिरा को करीब लाने के लिए तपन उमेश को दूर दराज की साइड पर भेज देता और स्वयं घर में पड़ा रहकर इंदिरा पर डोरे डालता रहता। कभी कभी वो उसे घुमाने के लिए बाहर भी ले जाता, उसे मनचाही शॉपिंग कराता।
किसी बड़े होटल या रेस्तरां में खिलाता पिलाता। इसका परिणाम ये हुआ कि इंदिरा पूरी तरह तपन के प्रभाव में आ गई। तपन भी महसूस कर रहा था कि यदि इंदिरा से अपनी मुराद पूरी करना चाहे तो वो नारी सुलभ नखरे तो कर सकती है, किंतु विरोध नहीं करेगी। एक दिन तपन ने उमेश को नोएडा साइट पर भेज दिया। उससे कह दिया कि चाहे समय लग जाए पर वो काम आज खत्म कराना है। तपन की ये बात सुन इंदिरा मंद मंद मुस्कुराती रही। वो उसकी चाल समझ रही थी। उमेश नोएडा चला गया तो तपन ने पूछा, मैंने उमेश को नोएडा साइट पर भेजा तो तुम मुस्कुरा क्यों रही थी? मैं ऐसी भोली नहीं हूं कि ना समझूं कि उमेश को इतनी दूर क्यों भेज रहे हैं। इंदिरा आंखों से शबाब छलकाती लगी। मैं खूब समझ रही हूं। उमेश को काम से बाहर भेजकर घर में आप अपना काम निकालना चाहते हैं। इंदिरा के कथन से स्पष्ट था कि जो तपन के मन में है वही वो भी चाहती है। निरापद सहवास की प्रबल संभावना देख तपन ने इंदिरा को आलिंगनबद्ध कर लिया। इंदिरा ने आंखें बंद करके अपना सिर उसकी छाती पर रख दिया और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। तपन ने इंदिरा की ठोड़ी पकड़कर सिर उठाया, उसका माथा चूमा, बंद पलकें चूमी, फिर गालों पर होठ रखा और सांसें छोड़ता हुआ अपने होठ इंदिरा के होठों के पास ले आया। तभी इंदिरा ने वो किया तपन को जिसकी उम्मीद थी। वो एकदम से उसके आगोश से छिटक गई। भैया जी, ईश्वर के लिए ये पाप मत करो ना, मुझे पाप में भागीदार बनाओ, मेरा पत्नी धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तपन जानता था कि अंतरंग पलों में किए गए ऐसे नखरे और संवादों के कोई मायने नहीं होते आते। उसने इंदिरा का बाजू पकड़कर उसे पुनः आलिंगनबद्ध कर लिया। जो हो रहा है हो जाने दो, बहुत तरसा हूं मैं तुम्हारे लिए। इसके बाद उसने होठों से होठों का मिलाप करा दिया। इंदिरा ने कसम साने छट्टाने का नाटक किया, फिर सब कुछ भूलकर तपन से लिपट गई। मन पहले से मिले हुए थे। उस दिन दोनों के तन भी मिल गए। पाप की राह बेहद फिसलन भरी होती है। एक बार जो फिसले वो फिसलता जाता है। इंदिरा और तपन को भी पाप के पंख से उबरने का अवसर नहीं मिला। सच ये था कि वे उबरना ही नहीं चाहते थे। अंततः एक दिन वही हुआ जो अक्सर ऐसे मामलों में होता है। उमेश समय से पहले घर लौट आया और उसने तपन और इंदिरा को आपत्तिजनक अवस्था में देख लिया। उमेश को देखते ही इंदिरा अपने कपड़े समेटकर दूसरे कमरे में भाग गई और तपन बाहर चला गया। कमरे में जाकर उमेश ने इंदिरा को पीटा तो उसने अपने बचाव में झूठी कहानी गढ़ ली। जो हुआ उसमें मेरा दोष नहीं है। तपन मुझे डरा धमकाकर मोहित करता था। अच्छा हुआ तुमने हमें रंगे हाथ पकड़ लिया, अब उस शैतान से मुझे मुक्ति मिल जाएगी। इंदिरा की कहानी पर विश्वास करके उमेश ने तपन को ठिकाने लगाने की ठान ली। तपन की हत्या किए बिना उसके मन को चैन नहीं आना था और तपन की हत्या वो छल से ही कर सकता था। उमेश के लिए भाई सरीखे मालिक का ये विश्वासघात असहनीय बन गया था। उसकी सोच छोटी थी, अतः उसने ये सोचे बगैर कि जो हुआ उसके लिए दोषी हालात भी थे और वह भी उसने ठान लिया कि उसकी बीवी की आबरू से खेलने वाले को वो जिंदा नहीं छोड़ेगा। उमेश ने तपन पर जाहिर नहीं होने दिया कि उसके मन में क्या है। 2-3 दिन के तनाव के बाद उसने तपन से संबंध पुनः सामान्य बना लिए। दिसंबर के प्रथम सप्ताह में उमेश अपने गांव जिला मथुरा गया। वहां एक व्यक्ति से उसने 2000 रुपए में कट्टा और 2 कारतूस खरीदे और दिल्ली लौट आया। 12 दिसंबर को उमेश ने तपन को अपनी सास की बीमारी की झूठी कहानी सुनाई और बाइक लेकर साथ मथुरा चलने का आग्रह किया। तपन ने मन ही मन में सोचा, तेरी सास मेरी भी तो सास है, चल देख आते हैं। इसके बाद वो उमेश को लेकर मथुरा जाने को राजी हो गया। बाइक पर सवार होकर दोनों मथुरा रवाना हो गए। बाइक अकबरपुर शेरगढ़ रोड पर पहुंची तो सुनसान देखकर उमेश बोला, भैया बाइक रोको, जोर से पेशाब लगी है। तपन ने बाइक रोक दी। उमेश बाइक से उतरा और कट्टे से तपन के सिर पर गोली मार दी। एक ही गोली में तपन का काम तमाम हो गया। उमेश ने तपन की जेबों की तलाशी ली। नकद रुपए, एटीएम कार्ड सहित जो मिला उसे अपने कब्जे में कर लिया। इसके बाद बाइक से अपने गांव गया। बाइक वहीं रख दी और दिल्ली लौट आया। उमेश के बयान के आधार पर क्राइम ब्रांच ने मथुरा पुलिस से संपर्क किया। मालूम हुआ कि 13 दिसंबर की सुबह अकबरपुर शेरगढ़ मार्ग पर एक लावारिस शव मिला था थाना छाता में। इससे संबंधित प्रकरण आईपीसी की धारा 302 और 201 में पंजीकृत था। लाश की शिनाख्त न होने पर
उसकी अंत्येष्टि कर दी गई थी। अभियुक्त उमेश तथा अनूप आदि को लेकर क्राइम ब्रांच की टीम मथुरा गई तो फोटो आदि के आधार पर 13 दिसंबर को थाना छाता पुलिस को मिली लाश की पहचान तपम मोदक के तौर पर कर दी गई। दूसरे दिन पुलिस ने उमेश को अदालत में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।